जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका केमिस्ट्री की क्लास में। आपकी केमिस्ट्री की क्लास में दोस्तों हम लोग जो टॉपिक लेके चल रहे हैं वो है औषधियां या मेडिसिन। ठीक है, तो इसके पहले की क्लास में आपने कुछ महत्वपूर्ण औषधियों के बारे में पढ़ा और आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और महत्वपूर्ण औषधियों के बारे में पढ़ेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पिछली क्लास में चीजें समझ में आई होंगी और दोस्तों इनका नोट्स जरूर बनाएं ताकि आपको कोई बाद में दिक्कत ना आए। जब भी कभी आपको एक जगह चीजों को याद करने की जरूरत पड़े तो आपका काम बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है? औषधि या मेडिसिन। ठीक है, तो हमने ज्वर नाशक पढ़ा, पीड़ा नाशक पढ़ा, हमने दोस्तों एनेस्थेटिक पढ़ा, निश्चेतक को पढ़ा, प्रशांतक भी पढ़ा, एंटीसेप्टिक भी पढ़ा और सब बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता है। एंटीबायोटिक भी देखा हमने कि कैसे पेनिसिलिन सबसे पहली एंटीबायोटिक थी और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका निर्माण किया था। सबसे पहले कवक से ये जो है बनाई गई थी। तो बहुत महत्वपूर्ण औषधियों के बारे में हमने पढ़ा। परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक महत्वपूर्ण है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य जो है औषधियों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। आज हम देखेंगे खाद्य परिरक्षक। खाद्य परिरक्षक जिसको हम फूड प्रिजर्वेटिव्स कहेंगे। क्या कहेंगे? फूड प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, फूड प्रिजर्वेटिव्स मतलब होता है खाद्य परिरक्षक। प्रिजर्वेशन आप पढ़ चुके हैं, इसके पहले ही जो है जो टॉपिक था वो खाद्य परिरक्षण था। ठीक है, उसमें हमने अच्छे से समझाया कि किस तरह जो है फूड को जो है प्रिजर्व किया जाता है, किन किन तरीकों से उसको प्रिजर्व किया जाता है। 4-5 तरीके हमने देखे, वो सब हमने डिटेल में देख लिया है। अगर आपने ना पढ़ा हो तो आप उसको प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों फूड प्रिजर्वेटिव्स हमको आज देखना है, ये भी एक औषधि है। तो ये वो रासायनिक पदार्थ है, हम किसे कहेंगे? खाद्य परिरक्षक। ये वो रासायनिक पदार्थ है, ये वो रासायनिक पदार्थ हैं। कौन से रासायनिक पदार्थ हैं? जिनका प्रयोग भोजन की रक्षा, जिनका प्रयोग भोजन की रक्षा, ठीक है, किससे करने में? जीवाणुओं से, ईस्ट से और कवक से। भोजन की रक्षा जीवाणुओं से, ईस्ट मतलब खमीर, तथा कवक से करने में किया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या है। ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए। किन चीजों से? चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो ईस्ट हो, चाहे वो कवक या फंगी हो। अभी बरसात का समय है, आपने देखा होगा कि खाने की चीजों में बहुत जल्दी फफूंद उग जाता है, ईस्ट आ जाता है, बहुत जल्दी वो खराब हो जाता है नमी की वजह से। क्योंकि ये मौसम ही ऐसा होता है कि बैक्टीरिया, ईस्ट और कवक की वृद्धि के लिए बहुत अनुकूल होता है। ठीक है, क्लियर है? तो इन्हीं से बचाने के लिए जो है खाद्य परिरक्षक का इस्तेमाल किया जाता है, फूड प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कुछ सामान्य जो प्रयुक्त जो है खाद्य परिरक्षक है वो निम्न प्रकार से हैं, आइए उनको देखते हैं। कुछ प्रमुख खाद्य परिरक्षक, ठीक है,
कुछ प्रमुख खाद्य परिरक्षक को हम देखेंगे दोस्तों। आइए देखा जाए कौन से हैं वो। सबसे पहला जो खाद्य परिरक्षक है सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। वो पहला क्या है? सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। क्लियर हुआ? सोडियम मेटा बाइसल्फाइड पहले तरह का खाद्य परिरक्षक है। ठीक है। अब इसका प्रयोग कहां किया जाता है दोस्तों? इसका जो प्रयोग है वो जो है कहां किया जाता है? आइए देखते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों किसका कहां प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है जैम बनाने में। इसका प्रयोग जैम बनाने में, सॉस बनाने में, मतलब चटनी सॉस बनाने में, तथा अचारों के परिरक्षण में, तथा जो पिकल्स होते हैं तथा अचारों के परिरक्षण में होता है। ठीक है। अचारों के परिरक्षण में होता है। क्लियर हुआ दोस्तों? ठीक है। इसका प्रयोग कहां कहां होता है? जैम में होता है, सॉस में होता है और अचारों के प्रिजर्वेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या है? सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। ठीक है। Na2S2O5 Na2। ठीक है। इसका सूत्र क्या है? Na2S2O5। ठीक है। ये इसका सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण है ये सूत्र। आपको ये बस नाम याद रखना है, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। चलिए, ये पहले तरह का जो है क्या है? खाद्य परिरक्षक है। अब दूसरा जो है खाद्य परिरक्षक हम पढ़ेंगे दोस्तों। दूसरा वाला जो खाद्य परिरक्षक है वो कौन सा है? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट। ठीक है। ये सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला परिरक्षक है। सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला खाद्य परिरक्षक है। सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला खाद्य परिरक्षक कौन सा है? वो है सोडियम बेंजोएट। ठीक है। अच्छा, इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है दोस्तों? इसका प्रयोग कहां किया जाता है? चलिए ऊपर देखते हैं। यहां देख लेते हैं कि इसका प्रयोग कहां किया जाता है। ठीक है। इसका प्रयोग होता है मृदु पेय। मृदु पेय। कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं दोस्तों? कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया। ठीक है। जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, जो मीठे पेय जो है ड्रिंक्स होते हैं, उसमें क्या होता है? इसको प्रिजर्व करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और अम्लीय भोजन में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब एसिडिक फूड, एसिडिक फूड में। ठीक है। एसिडिक फूड के परिरक्षण में जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं, जो भी
खट्टे पदार्थ होते, अम्लीय पदार्थ होते हैं, उनके प्रिजर्वेशन में इसका प्रयोग होता है, सोडियम बेंजोएट का। ठीक है, यह सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला खाद्य परिरक्षक है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं, कुछ और खाद्य परिरक्षकों को देखेंगे दोस्तों। खाद्य परिरक्षक, ठीक है, चलिए कुछ और को देखते हैं। सार्बिक अम्ल, सार्बिक अम्ल, ठीक है, तथा इसके लवण, तथा इसके लवण, सार्बिक एसिड और इसके जो है साल्ट्स हैं जो है, इनका प्रयोग किया जाता है किस लिए? खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए। ठीक है, क्लियर? सोडियम, सोडियम तथा पोटेशियम, सोडियम तथा पोटेशियम सार्बेट का प्रयोग, पोटेशियम तथा सोडियम सार्बेट का प्रयोग कुछ भोज्य पदार्थों में, कुछ भोज्य पदार्थों में ईस्ट, ईस्ट तथा फफूंदी की वृद्धि, तथा फफूंदी की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है। मतलब ईस्ट को और फंगस को, दोनों को रोकने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम सार्बेट का या सोडियम सार्बेट का। ठीक है, ये क्या है? एक एसिड है और इसके लवणों का भी प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिसके प्रिजर्वेशन में इसका इस्तेमाल होता है? चीज है, चीज मतलब पनीर का ही एक प्रकार है, दूध से निर्मित होता है दोस्तों। चीज है, पका खाना है, ठीक है, पका खाना मतलब खाना पक चुका है, उसको पैकिंग के लिए अगर प्रिजर्व करना है, पैकिंग के बाद मतलब काफी समय के लिए रखना है, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अचार हो गया, उसके बाद क्या हो गया? कुछ मांस हो गए और मछली उत्पाद। आपने देखा होगा मछली जो है पैकिंग में करके जो है एक्सपोर्ट की जाती, बहुत समय तक खराब नहीं होती पैकिंग में, तो उसका कारण यही होता है सार्बिक एसिड और इसके साल्ट, यही उनके प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सार्बिक एसिड हमने देख लिया, और एक परिरक्षक और देखेंगे दोस्तों, वो कौन सा है? एक महत्वपूर्ण परिरक्षक के बारे में हम और जानेंगे, वो कौन सा है? ठीक है, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं उस परिरक्षक के बारे में दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो वो कौन सा है? एपोक्साइड। जो चौथा है एपोक्साइड। एपोक्साइड जो है अगला परिरक्षक है। एथिलीन, एथिलीन दोस्तों, और प्रोपिलीन, प्रोपिलीन एपोक्साइड, एथिलीन और प्रोपोलीन। ठीक है,
ये दोनों एपोक्साइड जो होते हैं ये क्या होते हैं? कम नमी युक्त खाद्य पदार्थों के लिए, कम नमी युक्त खाद्य पदार्थों के लिए, खाद्य पदार्थों के लिए बहुत बढ़िया परिरक्षक हैं। ठीक है, जो ये एपोक्साइड है दोस्तों, एपोक्साइड होते हैं, एथिलीन के एपोक्साइड हो चाहे प्रोपिलीन के एपोक्साइड हो, ये क्या करते हैं? ये ऐसे खाद्य पदार्थों के परीक्षण में ज्यादा सहायक होते हैं जिनमें नमी कम पाई जाती है। ठीक है, जिनमें नमी कम पाई जाती है, जैसे शुष्क फल, शुष्क फल, ठीक है, मसाला इत्यादि के परिरक्षण में। ठीक है, इत्यादि के परिरक्षण में, तो इनके परिरक्षण में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? एथिलीन प्रोपिलीन के एपोक्साइड का। ठीक है दोस्तों, चलिए ये भी हो गया। अब दोस्तों अगर ये कहा जाए कि जो है जो घरेलू प्रशीतक होते हैं, ठीक है, जो घरेलू प्रशीतक होते, फ्रिज होते हैं, ठीक है, उनमें जो है किसका इस्तेमाल किया जाता है? सामान्यतः घरेलू प्रशीतकों में, घरेलू आइए देखते हैं दोस्तों, घरेलू प्रशीतकों में, ठीक है, मैक्सिमम किसका यूज किया जाता है? मैक्सिमम किसका यूज किया जाता है? तो इसमें जो है जो सामान्य जो प्रशीतक होता है, सामान्य जो प्रशीतक होता है दोस्तों, वो क्या होता है? फ्रेयान। क्या होता है दोस्तों? फ्रेयान होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? चीनी को विरंजित करने में किसका प्रयोग होता है? चीनी को या कार्बनिक पदार्थों को विरंजित करने में किसका प्रयोग किया जाता है? आइए देखते हैं। आपने सुना होगा दोस्तों कि चीनी को जब साफ किया जाता है तो उसमें कुछ एनिमल प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो वेजिटेरियन होते हैं ये सोच के काफी परेशान हो जाते हैं कि एक सामान्य जो है वेज प्रोडक्ट किस तरह जो है किस प्रोसेस से एनिमल के कुछ चीजों से होके गुजरता है, मतलब कुछ एनिमल प्रोडक्ट का उसमें यूज किया जाता है उसको प्रोसेसिंग करने में। तो आइए देखते हैं वो कैसे काम करता है। देखिए दोस्तों, वो होता है एनिमल चारकोल। क्या होता है? एनिमल चारकोल होता है, जिसको हम जंतु चारकोल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमल चारकोल को हम क्या कहेंगे? एनिमल चारकोल को हम क्या कहेंगे दोस्तों? जंतु चारकोल। तो एनिमल चारकोल या जंतु चारकोल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? कार्बनिक पदार्थों के विरंजन में इस्तेमाल होता है। चीनी क्या है दोस्तों? चीनी एक कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है,
तो कच्ची चीनी, विरंजन का मतलब हो गया रंगहीन करने में, तो कच्ची चीनी, ठीक है, को रंगहीन करने में कच्ची चीनी को रंगहीन करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपने देखा एनिमल चारकोल किस तरह इस्तेमाल होता है। आपने औषधियों में एस्प्रिन देखा दोस्तों। एस्प्रिन दवा बहुत महत्वपूर्ण है, एस्प्रिन औषधि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, एंटीपायरेटिक के रूप में भी किया जाता है और एनाल्जेसिक्स के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, एस्प्रिन, एस्प्रिन जो दवा है दोस्तों, ये सबसे पहले ये जानिए कि कहां से प्राप्त होती, प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, एस्प्रिन कहां से प्राप्त होती है, तो एस्प्रिन पेड़ के लैक्टस से, पेड़ के लैक्टस से, ठीक है, पेड़ के लैक्टस से प्राप्त होती है। लैक्टस मतलब दूध, ठीक है, जैसे रबड़ प्राप्त होती है आपने देखा, तो पेड़ के लैक्टस से एस्प्रिन प्राप्त होती है। अब देखिए ये क्या है, एंटी पायरेटिक है। क्या है, एंटी पायरेटिक भी है, और क्या है, ये एनाल जेसिक मतलब ज्वरनाशक भी है और दर्द नाशक भी। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। मतलब ये बुखार के तापमान को भी कम करती है, बहुत टेम्परेचर जब शरीर का बढ़ जाता है तो भी ये काम करती है, और अगर शरीर में दर्द है, अगर बॉडी में पेन हो रहा है तो उसको भी ये दूर करती है। प्राप्त कहां से होती है, पेड़ के लैक्टिस से प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, तो ये क्या है दोस्तों, शांतिकारक औषधि है। क्या है, शांतिकारक औषधि। ठीक है, सबसे ज्यादा पोटेशियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल किस रोग में किया जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है जानना आपके लिए, मिर्गी के उपचार में। ठीक है, मिर्गी के उपचार में पोटेशियम ब्रोमाइड का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। इसका सूत्र क्या है, KBr इसका सूत्र है। ठीक है, KBr इसका सूत्र है। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लौंग का तेल, ठीक है, लौंग जो है परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, सिविल सर्विस की खासकर यूपी पीसीएस की परीक्षाओं में लौंग का तेल या लौंग से संबंधित सवाल कई बार पूछा गया है। लौंग या क्लोव, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, क्लोव। तो लौंग का जो तेल होता है दोस्तों, ठीक है, लौंग का तेल, ऑयल जो होता है इसका, ठीक है, तो लौंग का जो तेल होता है इसका प्रमुख घटक क्या होता है, ठीक है, ऑयल ऑफ
क्लोव्स, लौंग का तेल, ऑयल ऑफ क्लोव्स, इसका जो प्रमुख घटक होता है, इसमें जो प्रमुख चीज पाई जाती है वो क्या होती है लौंग के तेल में, वो है यूजेनाल। वो क्या है दोस्तों, यूजेनाल। ये यूजेनाल क्या है, एक प्राकृतिक दर्द निवारक है, प्राकृतिक दर्द निवारक, मतलब नेचुरल एनाल्जेसिक है, ठीक है, नेचुरल एनाल्जेसिक है। लौंग का तेल जो होता है वो प्राकृतिक दर्द निवारक किस घटक की वजह से होता है, वो है यूजेनाल, ठीक है दोस्तों, वो क्या है, यूजेनाल है। ये एंटीसेप्टिक भी होता है, एंटीसेप्टिक भी होता है, मतलब ये जीवाणुओं की, सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोक देता है या उनको किल करने में मददगार साबित होता है। तो एक तो ये एनाल्जेसिक है और दूसरा क्या है, एंटीसेप्टिक है। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर दांत में दर्द होता है जो कि कीड़ों की काटने की वजह से होता है, दांत में जब कीड़े काटने लगते हैं तो आपने देखा होगा कि जो है प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत या आयुर्वेदिक चिकित्सा के अंतर्गत सामान्यतः घरेलू उपचार में लौंग को दांत में दबा लेते हैं या फिर लौंग के तेल से दांत में मालिश कर देते हैं, दांत में लगा लेते हैं, तो दर्द आराम हो जाता है। ऐसा किस लिए होता है, ऐसा इसलिए होता है कि इसमें जो यूजेनाल घटक होता है वो क्या करता है, वो कीटाणुओं को, सूक्ष्मजीवों को मारता भी है और चूंकि ये प्राकृतिक दर्द निवारक भी है तो इसीलिए ये जो है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, क्लियर हुआ। इसका और भी इस्तेमाल होता है दोस्तों, इसका और भी इस्तेमाल होता है सौंदर्य प्रसाधन में, सौंदर्य प्रसाधन, ब्यूटी कॉस्मेटिक्स में होता है इसका यूज, साबुन में यूज होता है, टूथपेस्ट निर्माण में, ठीक है, आपने देखा होगा लौंग का तेल वाला फ्लेवर वाला टूथपेस्ट आता है, बहुत सारे ब्रांड में ऐसा जो है टूथपेस्ट मिलता है क्योंकि ये दांतों के लिए फायदेमंद होता है, ठीक है। तो इन सब में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेडागास्कर और इंडोनेशिया, मेडागास्कर और इंडोनेशिया, ये देश इसके प्रमुख क्या है, उत्पादक देश है, ठीक है दोस्तों। इसके प्रमुख उत्पादक देश कौन से हैं, मेडागास्कर हैं और इंडोनेशिया हैं, ठीक है। चलिए कुछ ज्यादा ही इसके बारे में हमने जानकारी ले ली, महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत आकर्षक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं पपीता। क्या पपीते को जैम बनाने में, जेली बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रश्न पूछा गया है। क्या पपीते को जेली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो दोस्तों पपीते में पपाइन नामक तत्व पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है? पपाइन नामक तत्व पाया जाता है। ये जो पपाइन नामक तत्व होता है ये क्या करता है, ये क्या करता है, जेलेटिन को सेट नहीं होने देता, सेट नहीं होने देता, जिससे क्या है, जेली बनाना संभव नहीं हो पाता, ठीक है। ये पपाइन नामक तत्व की वजह से जेलेटिन सेट नहीं हो पाती है, इसलिए जो है इसको बनाने में क्या आती है दोस्तों, मुश्किल आती है, ठीक है।
क्या आती है, मुश्किल आती है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और कुछ चीजें देखते हैं जो कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों, अगर ताजे दूध को हम खुले में रख दें, ठीक है, ताजे दूध को खुले में रख दिया जाए तो क्या होगा। ताजे दूध को अगर खुले में रख दिया जाए, ठीक है, तो क्या कंडीशन हो सकती है दोस्तों, क्या कंडीशन हो सकती है। यह अनेक रोगजनक और अविकारी सूक्ष्म जीवों से क्या हो जाता है, संदूषित हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, संदूषित हो जाता है। अनेक पैथोजेंस इसमें या अनवांटेड जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें अटैक कर देते हैं, दूध में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इसके अंदर जो शर्करा लैक्टोज पाई जाती है दोस्तों, कौन सी लैक्टोज पाई जाती है, आपने पढ़ा होगा दोस्तों। ठीक है, डाइसैकेराइड का, जब हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है तो वहां हमने डाइसैकेराइड में देखा है कि जो जंतु शर्करा होती है वो कौन सी होती है, लैक्टोज होती है, जो दूध में पाई जाती है। तो वही लैक्टोज शर्करा क्या होती है दोस्तों, किस में बदल जाती है, लैक्टिक अम्ल में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, लैक्टिक एसिड में, जिससे क्या हो जाता है, दूध क्या हो जाता है दोस्तों, खट्टा हो जाता है। ठीक है, दूध क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए समझ में आई बात। आइए आगे देखते हैं, कुछ और बातों को समझते हैं इसी के साथ साथ। लैक्टोबैसिलस इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आपको पता है दोस्तों कि ये जो है प्राणघातक और जहरीली गैस है। ठीक है, ये बहुत ही प्राणघातक और जहरीली गैस है। ठीक है, कैसे ये प्राणघातक होती है, समझिए कैसे प्राणघातक होती है। जो रक्त में हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों, रक्त के हीमोग्लोबिन, ठीक है, रक्त के हीमोग्लोबिन पर यह गैस जब क्रिया करती है तो क्रिया करके क्या बनाती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। पर क्रिया करके क्या बनाती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिससे क्या होता है, रक्त गाढ़ा हो जाता है और रक्त का प्रवाह रुक जाता है। ऑक्सीजन की जो बंधता है, हीमोग्लोबिन की जो क्षमता है, उसको भी ये क्या कर देती है, कम कर देती है। और आपको पता है कि ऑक्सीजन से कई गुना जो है, हीमोग्लोबिन से कई गुना जो है ऑक्सीजन बंधता इसके साथ होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अंत में क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्लियर हुआ।
चलिए दोस्तों, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें हमने जो है प्रश्नों के फॉर्म में भी कुछ फैक्ट्स जो है चेक कर लिए और बहुत सारी चीज़ों को देखा जो परीक्षाओं में पूछा गया है, किस तरह पूछा गया है वो हमने देखा है। तो इस टॉपिक में दोस्तों हमने क्या क्या पढ़ा? हमने खाद्य परिरक्षण पढ़ा शुरू में ही, फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, और इसके साथ साथ हमने औषधियाँ पढ़ी। उनको जितने भागों में बांटा गया है क्रिया के आधार पे, चाहे वो ज्वरनाशक हो, चाहे वो एनाल्जेसिक हो, चाहे वो एंटीपायरोटिक हो, हर तरह की जो है औषधियों को हमने देखा है। आज हमने फूड प्रिजर्वेटिव्स को भी देखा कि किस तरह उसका इस्तेमाल जो है खाद्य परीक्षण में किया जाता है। तो ये कुल मिला के दोस्तों ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है और अगले नए टॉपिक के साथ हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें, ऑल द बेस्ट।